स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। दिस इज द चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। छोटा सा चैप्टर है, फटाफट से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझते हो सर? एक्सचेंज का मतलब होता है सर चीजों को चेंज करना। जैसे मान लो आपने रुपीस को किसके से साथ एक्सचेंज करा? डॉलर के साथ एक्सचेंज करा। जैसे मान लो मैंने बोला कि $1 इज इक्वल टू ₹85 का रेट चल रहा है, तो मतलब आप अपने पॉकेट से कितने पैसे निकाल के दोगे? ₹85 निकाल के दोगे। बदले में कितने पैसे आपको मिल जाएगा? $1 आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं एक इंडियन पर्सन हूं, मेरे को बाहर यूएस में घूमने के लिए जाना है, तो मैं अपनी जेब से ₹85 दूंगा, तो मेरे को कितने डॉलर्स मिल जाएंगे? $1 मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये क्या हो गया? रेट हो गया। सर रेट क्या चल रहा है कि सर ₹85 दोगे आपको क्या मिल जाएगा? $1 मिल जाएगा। इसको क्या बोला मैंने सर? रेट बोला। सर मैं जिस कंट्री में रहता हूँ उस कंट्री की करेंसी को बोलते हैं होम करेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों? होम करेंसी। और मेरे जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो मेरी जो इंडियन रुपीज जो हो गया दैट इज माई होम करेंसी। बाकी जितनी भी करेंसीज हो गई वो मेरे लिए कौन सी करेंसी होगी? फॉरेन करेंसी होगी। कौन सी करेंसी होगी बच्चों? फॉरेन करेंसी होगी। तो आओ चैप्टर के साथ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम करते हैं फटाफट से अभी भी पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सबसे पहले देख लेते हैं। ऑल कंट्रीज हैव देयर ओन करेंसी विच आर readily acceptable within its perspective. इंडियन रुपी इन इंडिया, यूएस डॉलर इन अमेरिका, पाउंड इन इंग्लैंड चलता है। हाउएवर करेंसी ऑफ वन कंट्री इज जनरली नॉट एक्सेप्टेड इन सम अदर कंट्री। भाई मेरा जो इंडियन रुपीज है क्या वो यूएस में काम करेगा? नो सर। सर मेरा जो इंडियन रुपीज है वो सिर्फ किस में चलेगा? इंडिया में चलेगा। इंडिया के बाहर तो नहीं चलेगा ना बच्चों? यस वही बोल रखा है। इन द केस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट, लेकिन अगर आप मान लो किसी को डॉलर्स में अगर आपको पेमेंट करनी है, मान लो आपने बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करी, आपने यूएस में मिस्टर जॉन रहता है उससे कुछ सामान मंगवाया, तो मिस्टर जॉन तो करेंसी कौन सी करेंसी लेगा सर? डॉलर्स लेगा। आपके पास क्या है सर? रुपीज है। तो आप रुपीज में को कन्वर्ट करवाओगे किसके अंदर? डॉलर के अंदर। और फिर मिस्टर जॉन को क्या करोगे बच्चों? पेमेंट कर दोगे। has to be converted into the currency of another country because every country wants the payment in its own currency। तो मिस्टर जॉन अगर यूएस का है ना, और आप कहाँ के हो दोस्तों? इंडिया के हो। तो आपने अगर मिस्टर जॉन से कुछ सामान मंगवाया, मान लो $10,000 का, तो उसको $10,000 चाहिए। आप इंडियन रुपीज नहीं दे सकते। तो 10,000 को अगर मैं $10,000 इंडियन रुपीज में कितने कितने हो जाएंगे? ₹85 का अगर $1 होता है तो कितने पैसे हो गए? 8,50,000। कितने पैसे हो गए? हाँ, चलो जो भी है, 8,50,000 हो गए। तो रुपीज में अगर आप पेमेंट करते तो कितना पेमेंट करते? 8,50,000। लेकिन वो किस में पैसे लेगा बच्चों? डॉलर्स में पैसे लेगा। तो आप ये 8,50,000 बैंक के पास लेकर जाओगे, बैंक इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करेगा, और फिर डॉलर्स में आप क्या कर पाओगे सर? पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर इफ एन अमेरिकन फर्म एक्सपोर्ट्स गुड्स टू इंडिया, मान लो एक बाहर का बंदा वो इंडिया में सामान भेज रहा है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि बाहर से सब, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? अमेरिकन फर्म एक्सपोर्ट्स गुड्स टू इंडिया। तो इंडियन ने तो क्या करा है? इंपोर्ट करा। और अमेरिकन फर्म ने क्या करा? एक्सपोर्ट करा। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई सामान छोड़ के दूसरी कंट्री में जाता है। तो यूएस से सामान किस में आया? इंडिया में आया। तो इंडियन ने इंपोर्टर करा और अमेरिकन ने क्या करा? एक्सपोर्ट करा। इट वुड लाइक टू रिसीव द पेमेंट इन डॉलर्स। तो वो बंदा किस में पैसे लेना चाहेगा? डॉलर्स में पैसे लेना चाहेगा। ठीक है। अब मेन क्या होता है सर? मुझे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा रुपीस को किसके अंदर बच्चों? डॉलर के अंदर। तो कोई रेट होना चाहिए ना सर? जैसे रेट बना हुआ है कि $1 इज इक्वल टू ₹85। तो ये रेट है जिसमें आप क्या कर सकते हो सर? रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। तो सर मैं रुपीस को एक्सचेंज कर रहा हूँ बेटा किसके साथ? डॉलर के साथ। इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। तो सर रुपी का प्राइस किसके साथ पता चल रहा है सर? डॉलर के साथ पता चल रहा है। बच्चों अगर मैंने बोला कि $1 इज इक्वल टू ₹85, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि रुपी वन का प्राइस क्या होगा? रुपी वन का प्राइस कितना होगा? 1 अपॉन में $85। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन $85। सर 85 वहां पे जाके क्या कर देगा सर? डिवाइड कर देगा। तो एक रुपए में कितने डॉलर जाएंगे? $1/85 आ जाएगा। तो दोनों करेंसी का प्राइस पता चल जाता है। तो एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ वन करेंसी। सर रुपी का प्राइस डॉलर्स में और डॉलर का प्राइस रुपीज में इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है बच्चों। एक्सचेंज रेट कैन फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर और इवन डे टू डे। तो एक्सचेंज रेट सर हर साल भी चेंज हो सकते हैं या फिर डे टू डे चेंज हो सकते हैं। बच्चों मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो चेंज आता है वो एवरीडे चेंज आता है। सर एवरीडे क्या आता है सर? चेंज आता है। इन अ कंट्री देयर हैज बीन मेनी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट एज देयर आर फॉरेन करेंसी। सर जितनी कंट्रीज है उनकी उतनी क्या है सर? करेंसीज है। लाइक मेनी अदर प्राइसेस एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द। सर ये जो प्राइस है आपने बोला $1 इज इक्वल टू ₹85, ये कौन बताता है? सर ये बताता है डिमांड एंड सप्लाई। अगर डॉलर्स की डिमांड बहुत ज्यादा हुई लेकिन सप्लाई लिमिटेड है तो बच्चों डॉलर्स का प्राइस बढ़ेगा। डॉलर करेंसी क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि डॉलर्स को कोई डिमांड ही नहीं कर रहा लेकिन मार्केट में बहुत सारे डॉलर्स पड़े हुए, तो डॉलर्स का प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों करेंसी डिप्रिसिएशन।
कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है आपका करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, कौन सी करेंसी नीचे चली जाएगी, डोमेस्टिक करेंसी। मतलब अगर मैं इंडिया में रहता हूं तो मेरा जो रुपीज है ना, रुपीज वो क्या पड़ेगा, वीक पड़ेगा डॉलर के आगे। सर बात समझाऊं सर, मान लो $1 अभी कितना चल रहा है, 85। ये क्या हो गया, प्रेजेंट रेट हो गया। अगर ये हो जाता है $1 इज इक्वल टू ₹90, तो बच्चों आप पता है क्या सोच सकते हो, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर देखो 85 से कितना हो गया 90, तो ये तो बढ़ गया ना। नहीं, ये क्या हो गया, घट गया। सर कैसे, सर पहले आप अपनी जेब से 85 रुपीज देते थे तो आपको कितना डॉलर मिलता था, $1 मिलता था। लेकिन अब आपको अपनी पॉकेट से कितने पैसे देने हैं, 90 रुपीज दोगे तो आपको क्या मिलेगा, $1 मिलेगा। तो बच्चों आपको फायदा हो गया, नुकसान हो गया, सर इंडियंस को तो नुकसान हो गया, तो हमारी करेंसी तो क्या हो गया सर, डिप्रिसिएट कर गई। जहां पहले 85 दे रहा था, अब कितने पैसे दे रहा हूं, 90 रुपीज दे रहा हूं। तो करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। तो सर मेरा जो इंडियन रुपी है वो वीक हो चुका है, डॉलर क्या हो चुका है दोस्तों, स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, तो रुपीज सेट टू बी डेप्रिसिएटिंग। मान लो अगर 70 से प्राइस कितना हो गया, 74। अगर मैं पहले 70 रुपीज देके $1 खरीदता था, तो अब 74 देके मेरे को क्या खरीदना पड़ रहा है, $1। तो मेरा इंडियन रुपी क्या हो गया बच्चों, वीक हो गया। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब देखो ध्यान से बच्चों, रटना नहीं है इस चीज को, आपको क्या करना है, लॉजिकली समझना है, समझ जाओगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर यहाँ पे मेरा जो रुपी है वो क्या हो चुका है सर, वीक। तो इंडियंस के मजे हैं क्या, नहीं सर इंडियन के मजे नहीं है सर। सर मजे कौन ले रहा है सर, यहाँ पे डॉलर क्या है सर, स्ट्रांग है। तो अमेरिकन के क्या हो गए सर, मजे हो गए, इंडियन के मजे नहीं। अब देखो क्या होगा सर, एक बात बताओ, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है सर, इंडिया से सामान बाहर भेजना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट्स। सर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे कम हो जाएंगे सर, सर बाहर वाला जो बंदा है मिस्टर जॉन, उसकी करेंसी स्ट्रांग हो चुकी है और इंडियन करेंसी वीक हो चुकी है। तो उसके लिए इंडिया से सामान खरीदना क्या हो चुका है, सस्ता हो चुका है। तो वो इंडिया से ज्यादा क्या कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है। अब मान लो वो मेरी दुकान पर आया और उसने शॉपिंग करी, तो मैं तो सामान उसके पास भेज रहा हूं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का मतलब सीधा सा मतलब है, जो मिस्टर जॉन यूएस में जो रहते हैं वो शॉपिंग ज्यादा कर रहा है इंडिया से, क्योंकि इंडियंस की करेंसी वीक हो चुकी है और उसकी करेंसी डॉलर्स क्या हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मींस द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया। तुम सोचो ना, मान लो पहले प्राइस कितना था, $1 इज इक्वल टू ₹80। अब प्राइस कितना हो गया, $1 इज इक्वल टू ₹85। इसका सीधा सा मतलब क्या है, मेरी करेंसी क्या हो गई सर, वीक हो गई। मान लो मिस्टर जॉन के पास $1000 थे, कितने डॉलर थे, $1000। पहले वो इंडिया में कितने की शॉपिंग कर सकता था, 80,000 की शॉपिंग कर सकता था। 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो गया, 80,000। अब सर वो कितने की शॉपिंग कर सकता है, $1000, और $1 का रेट कितना हो गया, 85। तो अब वो कितने की शॉपिंग कर सकता है बच्चों, रुपीज 85,000 की, कितने की शॉपिंग कर सकता है, 85,000। अब वो 5,000 का सामान ज्यादा खरीद सकता है। तो एक्सपोर्ट्स क्या हो गया सर, बढ़ गया। उतने ही अमाउंट ऑफ डॉलर्स में, क्या डॉलर्स बढ़े थे, नो सर, डॉलर तो पहले भी 1,000 थे, आज भी 1,000 है। लेकिन पहले 80 रुपीज का प्राइस था और अब प्राइस कितना हो गया, 85। तो जहां पहले वो 80,000 की शॉपिंग करता था, अब 85,000 की क्या करने लग गया, शॉपिंग करने लग गया। ठीक है, इट मींस विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स, जैसे कि $1,000 मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया, 80,000 वर्सेस 85,000। दैट इज एक्सपोर्ट्स टू यूएसए विल इंक्रीज एज दे विल बिकम रिलेटिवली चीपर, क्योंकि वो क्या हो चुके हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट्स, इंडियन गुड्स क्या हो चुके हैं, सस्ते हो चुके हैं एज कंपेयर टू द यूएस। सर डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। सर इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि मैं यूएस से कुछ सामान क्या कर रहा हूँ, मंगवा रहा हूँ। अरे भाई मेरी करेंसी क्या हो चुकी है, मैं इंडियन हूँ, मेरी करेंसी वीक हो चुकी है और उनकी करेंसी स्ट्रांग हो चुकी है। तो मैं उतने पैसे में अब कम सामान मंगवा सकता हूँ, समझ रहे हो, मैं उतने ही पैसे में अब क्या कर सकता हूँ सर, कम सामान मंगवा सकता हूँ। सर कैसे, एग्जांपल दे दो हमें सर एक। बच्चों एग्जांपल तुम ऐसे सोचो कि मान लो मेरे पास कितने पैसे थे, 70,000 रुपीज। कितने पैसे थे, 70,000 रुपीज थे। और सर उस टाइम $1 का जो प्राइस जो चल रहा था वो कितना चल रहा था, 70 रुपीज चल रहा था। तो अगर मेरे पास 70,000 रुपीज थे तो डॉलर कितना हो गया, कितना हो गया, 70,000 डिवाइडेड बाय 70 करेगा ना, कितना हो गया, $1,000। कितने पैसे, $1,000। तो पहले मैं कितने की शॉपिंग कर सकता था बाहर से, यूएस से, $1,000। लेकिन अब ये कितना हो गया, $1 इज इक्वल टू ₹75। तो सर मेरे पास कितने डॉलर्स थे, मेरे पास 70,000 रुपीज थे ना, कितने पैसे थे, 70,000 रुपीज थे। अब इसको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय किससे कर रहा हूँ, 75 से कर रहा हूँ। तो 70,000 डिवाइडेड बाय 75 कितना आ जाएगा बच्चों, 70,000 डिवाइडेड बाय 75। देखो पहले भी मेरे पास 70,000 थे, आज भी 70,000 रुपीज है।
लेकिन अब वो कितने रुपए में कन्वर्ट हो गए सर? $933 में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? नहीं। तो पहले मेरे जो 70,000 रुपए थे वो कितने डॉलर्स में कन्वर्ट हुए थे? $1,000 में। अब कितने में कन्वर्ट हो गए? $933 में। तो मेरे पास कम पैसा हो गया ना बच्चों डॉलर्स में, तो अब मैं बाहर से शॉपिंग ज्यादा कर सकता हूँ, कम कम कर सकता हूँ। तो मेरे जो इम्पोर्ट्स है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। मैं इंडिया में कम सामान मंगवा सकता हूँ। तो depreciation will lead to decrease in imports and Indians have to pay more domestic currency to import foreign goods. It will lead to fall in imports. Foreign goods will become, तो foreign goods मेरे लिए क्या हो चुके हैं दोस्तों? एक्सपेंसिव हो चुके हैं। Increase in the national income as exports will increase and imports will fall. एक बात बताओ ना सर, नेशनल इनकम कैसे निकलते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट इज मोर देन क्या? इंपोर्ट्स, क्योंकि एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और इंपोर्ट्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो सर नेशनल इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। बेटा एक्सपोर्ट करके डॉलर्स इंडिया में आता है और इंपोर्ट करके डॉलर्स इंडिया से जाता है। तो आ ज्यादा रहा है और जा कम रहा है, तो नेशनल इनकम क्या करेगी सर? बाहर से जो हमारी फॉरेन इनकम जो हो रही है वो क्या हो रही है सर? बढ़ रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। तो वही बोला, नेशनल इनकम क्या करेगी बच्चों? आपकी इंक्रीज करेगी, बिकॉज एक्सपोर्ट्स इज मोर देन व्हाट? इंपोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर मैं चलता हूं बच्चों, फिर आता है करेंसी एप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है कि सर मान लो एग्जांपल ले लो, $1 इज इक्वल टू 85 का रेट था, और अगर ये हो गया $1 इज इक्वल टू ₹80, मतलब पहले मुझे अपने पॉकेट से 85 रुपीज देने पड़ते थे, तो कितना डॉलर मिलता था? $1। अब 80 रुपीज दूंगा तो कितना डॉलर मिल जाएगा? $1। तो मेरी जो इंडियन करेंसी है वो क्या हो चुकी है सर? स्ट्रांग हो चुकी है, और जो फॉरेन करेंसी है वो क्या हो गई सर? वीक हो गई। तो करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सर रुपी जो है वो स्ट्रांग हो चुका है इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी becomes more valuable and less of it is required to buy the foreign currency। सर डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई? महंगी हो गई, वैल्यूएबल हो गई। और सर अब रुपया कम लगेगा डॉलर्स को खरीदने के लिए। मान लो अभी आपको $1,000 खरीदना है। कितना डॉलर खरीदना है? $1,000। तो आपको पहले अपनी पॉकेट से कितने पैसे देने पड़ते थे? 85,000। अब कितने पैसे देने पड़ेंगे सर? 80,000 रुपए देने पड़ेंगे। कितने? 80,000। तो कहां पहले जेब से 85,000 जा रहे थे, अब कितने पैसे जा रहे हैं? 80,000। तो उसने बोला ना सर कि आपको कम पैसे लगेगा टू बाय द फॉरेन करेंसी। ठीक है बच्चों? यस। तो अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का। ये आप अपने से क्या कर लोगे? मैनेज कर लोगे। मैंने आपको समझा दिया करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन। अब सर एक बात बताओ ना, इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सर रुपीस क्या हो चुका है सर? स्ट्रांग हो चुका है, और डॉलर क्या हो चुका है सर? वीक हो चुका है। अब तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग की करेंसी क्या है बच्चों? हेलो हेलो हेलो, तुम लोग की करेंसी क्या है? स्ट्रांग है। तुम लोग बाहर से शॉपिंग ज्यादा करोगे, तो इंक्रीज इन क्या हो जाएगा? इंपोर्ट्स। तुम बाहर से सामान ज्यादा खरीद पाओगे, क्योंकि मिस्टर जॉन की करेंसी जो है डॉलर्स, वो क्या हो चुकी है? वीक हो चुकी है, और तुम्हारी करेंसी क्या हो चुकी है? स्ट्रांग। और तुम, अब जो मिस्टर जॉन है वो इंडिया से ज्यादा शॉपिंग करेगा? नहीं सर। सर मिस्टर जॉन का जो डॉलर्स जो करेंसी है वो क्या हो चुकी है सर? वीक हो चुकी है, और रुपीस क्या हो चुका है? स्ट्रांग हो चुका है। तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा? कम। रिवर्स है, सीधा उल्टा कर दिया। तो सर अब एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो गया, किससे? इंपोर्ट से। तो सर मेरी जो नेशनल इनकम है वो क्या कर जाएगी बच्चों? डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि नेशनल इनकम क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी ना। वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में। तो मेरी जो नेशनल इनकम है वो क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर अनदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक ना एक क्वेश्चन तो आना चाहिए इसके अंदर से, चाहे वो फिक्स एक्सचेंज रेट का है, चाहे फ्लेक्सिबल का है, चाहे मैनेज फ्लोटिंग रेट का है, एक क्वेश्चन आपका आएगा। सर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को और क्या बोला जाता है? पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को क्या बोल सकते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। और एक सिस्टम होता है आपका मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। चलो एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सिस्टम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड रेट, बेटा फोकस किसके ऊपर करो? फिक्स्ड रेट। सर यहाँ पे फ्लक्चुएशंस नहीं आएगी। यहाँ पे रेट जो है फिक्स कर दिया। मान लो $1 इज इक्वल टू ₹80। ये गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया ना। तो ये 80 से ऊपर जाएगा ना 80 से कम आएगा। किसने फिक्स कर दिया? गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेफर्स टू सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर द करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया भाई। अब से ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी? इजी। अपने को डर नहीं है कि डॉलर बढ़ेगा कि सस्ता होएगा। द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू इंश्योर स्टेबिलिटी। ना तो बढ़ेगा ना कम होएगा, क्या रहेगा दोस्तों? स्टेबल रहेगा, 80 पर रहेगा। इन द फॉरेन ट्रेड एंड द कैपिटल मूवमेंट। तो अगर कोई कैपिटल मूवमेंट होती है, पैसों की मूवमेंट हो रही है बच्चों, कोई फॉरेन ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि डॉलर्स क्या है दोस्तों? आपका स्टेबल है। टू अचीव द स्टेबिलिटी गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय, सर अब ध्यान से सुनना मेरी बात।
सर ये स्टेबिलिटी को अचीव कैसे करती है गवर्नमेंट? सर $1 इज इक्वल टू ₹80 गवर्नमेंट को अगर मेंटेन करना है तो कैसे मेंटेन करे? ध्यान से सुनना मेरी बात, बच्चों ध्यान से सुनना। देखो मैं चीजों को समझा रहा हूँ, सारी चीजें बुक में नहीं लिखी होती, कुछ कुछ चीज आपको समझानी भी पड़ती है। अब देखो सर, मैंने बताया $1 इज इक्वल टू ₹80। सर ये कौन डिसाइड करता है? ये प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सर अगर ये रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता तो किस बेसिस के ऊपर होता? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर। अगर गवर्नमेंट इसको फिक्स नहीं करेगी तो या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। किस रीजन क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई। बच्चों अगर डॉलर्स की डिमांड ज्यादा है किससे? डॉलर्स की सप्लाई से। डॉलर की सप्लाई से अगर उसकी डिमांड ज्यादा है तो डॉलर्स क्या हो जाएगा सर? ऊपर चला जाएगा। और अगर डॉलर की सप्लाई ज्यादा है किससे? डिमांड से, तो डॉलर्स क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। अब एक बात बताओ, डॉलर की डिमांड ज्यादा हो गई लेकिन मार्केट में क्या नहीं है? डॉलर नहीं है, जब तो डॉलर बढ़ रहा है। और डॉलर की सप्लाई हो गई लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, डिमांड ही नहीं है, इसलिए डॉलर क्या हो गया? वीक हो गया। तो हमारी सरकार क्या करती है? सस्ते में डॉलर को खरीदती है। जब डॉलर की सप्लाई ज्यादा है, मतलब मार्केट में डॉलर बहुत पड़ा हुआ है लेकिन डिमांड ही नहीं है, पब्लिक खरीद ही नहीं रही, तो इस टाइम गवर्नमेंट डॉलर को क्या करती है बच्चों? बाय करके अपने पास खरीद लेती है। क्या कर लेती है? डॉलर खरीद लेती है। तो आरबीआई ने बहुत सारा डॉलर खरीद लिया, सस्ते में मिल रहा था, कोई और खरीद नहीं रहा था, सरकार ने खरीद लिया। फिर बेटा जब एकदम से ऐसी सिचुएशन आती है जब डॉलर की डिमांड एकदम से बढ़ गई और सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। सप्लाई कम मतलब इकोनॉमी के अंदर किसी की कमी हो गई? डॉलर की कमी हो गई। तो अब इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है? डॉलर को सेल करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? डॉलर को सेल करती है। तो जो कमी थी डॉलर की वो क्या करती? सरकार ने पूरी कर दी। तो अगर प्राइस बढ़ने भी वाला होगा तो वो बढ़ेगा नहीं, वो क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? स्टेबल रहेगा। क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज थी, वो सरकार ने बेच दिया डॉलर, तो इकोनॉमी में क्या आ गया? डॉलर आ गया, तो प्राइस क्या रह गया बच्चों? आपका स्टेबल रह गया। समझ रहे हो? तो यही चीज देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पे, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अचीव स्टेबिलिटी गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय फॉरेन करेंसी। गवर्नमेंट डॉलर को खरीद लेगा व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर। जब एक्सचेंज रेट सस्ते हैं, जब डॉलर सस्ता है, सरकार खरीद लेती है। एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट गेट्स स्ट्रॉन्गर। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो सरकार बेच देती है। फॉर दिस गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन। लेकिन सर ये खरीदना बेचना इतना आसान है क्या? नहीं सर, सरकार को बहुत सारी अपने पास क्या रखने पड़ते हैं सर? करेंसी। कि जैसे डॉलर सस्ता हो तो मैं 1,000 करोड़ रुपए का क्या खरीद लूं सर? हजारों करोड़ का क्या खरीद लूं सर? डॉलर खरीद लूं। 1-2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, कई हजारों करोड़ की क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है। तो लार्ज रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे। क्या मेंटेन करने पड़ेंगे? लार्ज रिजर्व्स, मतलब बहुत सेविंग्स इकट्ठी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि डॉलर खरीदना मतलब रुपया देना। तो गवर्नमेंट के पास उतना सारा रुपीज होना चाहिए ना डॉलर्स को खरीदने के लिए, to maintain the exchange rate at the level fixed by it. Under this system, each currency keeps value of currency fixed in terms of some external standard. Under this system, each country keeps the value of currency fixed in terms of some external standard. जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, external standard can be gold, silver, other precious metal. देखो आप लोग एक बात बताओ, कभी कभार करेंसी को गोल्ड के हिसाब से वैल्यू करते हो नहीं करते? जैसे मान लो आज मैं तुम्हें बताऊं 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का रेट, ओ सॉरी, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का क्या रेट चल रहा है पता है आप लोगों को? लगभग रेट चल रहा है 7,900 का। तो मैंने क्या बोला? 7,900 रुपीज दोगे तो कितना गोल्ड आएगा? 1 ग्राम। ग्राम समझते हो क्या होता है? ऐसे फूक मारोगे उड़ जाएगा। कितने का? 7,000। 10 ग्राम्स कितने का हो गया बेटा? 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो चल रहा है वो चल रहा है आज, हर गोल्ड बढ़ता जा रहा है, दिवाली का टाइम चल रहा है बच्चों, गोल्ड इज इंक्रीजिंग। 7,905, 79,500 रुपए का कितना ग्राम है? 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। कितना ग्राम ऑफ गोल्ड? 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। मेरी मम्मी पापा बता रहे जब उनकी जब शादी जब हुई थी, उस टाइम जो 10 ग्राम ऑफ गोल्ड जो आता था वो लगभग 1,500 रुपए का आता था। कितने का आता था? 1,500 रुपीज का 10 ग्राम आता था। और वो 1,500 कितना हो गया? 79,500। तुम अपने बच्चों को बोलोगे जब हमारी शादी थी ना, तो तुम्हारी शादी तक गोल्ड हो जाएगा 1 लाख रुपए तक। मान के चलो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज हो जाएगा। जब तुम अपने बच्चों की शादी करोगे जब होएगा 4-5 लाख रुपए का। तुम बोलोगे हमारी शादी में 1 लाख होता था, तुम्हारी शादी में देखो। ठीक है, अगर 10 लाख की शादी हुई तो 2 ग्राम का तो क्या ही दे पाए अपने को, 20 ग्राम का गोल्ड आया बस। ठीक है, तो कहने की बात क्या है सर? देखो ना, मैंने जो करेंसी की वैल्यू है वो किसके हिसाब से बताई? गोल्ड के हिसाब से बताई। मैंने बोला 79,500 दे दो, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड ले जाओ। या अगर मैं इसको ऐसे बोलता कि ₹85 दे दो और $1 ले जाओ। तो मैं अपनी करेंसी की वैल्यू जब मैं गोल्ड के हिसाब से जब बता रहा हूं, किसके हिसाब से बता रहा हूं? गोल्ड के हिसाब से बता रहा हूं। व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी और इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। जब आपने अपनी करेंसी की वैल्यू किसके हिसाब से बताई? गोल्ड के हिसाब से बताई। इसको क्या बोलते हैं? पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। और अगर आप बोलते हो कि $1 इज इक्वल टू ₹80,
तो आपने एक करेंसी की वैल्यू किसके हिसाब से बताई, दूसरी करेंसी के हिसाब से बताई। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड विद द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी इट इज नोन एज पेगिंग। तो जब मैंने बोला $1 इज इक्वल टू ₹80, इसका मतलब क्या है, इसको पेगिंग भी बोलते हैं। और जब मैंने बोला कि 79,500 इज इक्वल टू 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। क्या बोलते हैं, पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, समझ गए छोटी सी बात। तो जब करेंसी को करेंसी के हिसाब से बताते हैं तो उसको पेगिंग बोलते हैं। जब करेंसी को गोल्ड के हिसाब से, सिल्वर के हिसाब से, सिल्वर का क्या रेट चल रहा है सर, 99,500 रुपीज पर केजी। दोस्तों लास्ट ईयर कितना, लास्ट टू लास्ट ईयर जो रेट था मेरे को याद है कितना था, 65,000। मतलब 2 साल पहले 65,000 था, अब कितना चल गया, 99,500। बहुत तेजी से आप लोगों के सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस क्या हो रहे हैं दोस्तों, बढ़ते जा रहे हैं हर साल। ठीक है, चले बच्चों, यस, कैन वी मूव। तो इसके अंदर आप देखो ना, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट सर टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जब फॉरेन करेंसी एक्सपेंसिव होती है तो बेच देती है, जब फॉरेन करेंसी सस्ती होती है तो खरीद लेती है। सर हम अपनी जो करेंसी है उसको किसी गोल्ड के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं सर, बता सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं सर, पैरिटी वैल्यू। और जब मैं अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी की फॉर्म में जब बताता हूं तो उसको क्या बोलता हूं मैं, पैगिंग बोलता हूं। क्या बोलता हूं, पैगिंग बोलता हूं। ठीक है, चले, बोलो, समझे नहीं समझे, यस। अब पहले पढ़ते हैं कि कौन सा रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, सर फ्लेक्सिबल, ऊपर नीचे जाने दो प्राइजेस को, सरकार रोक टोक करेगी नहीं, सरकार ने प्राइजेस को फिक्स नहीं रखा का। तो सर जब मेरा जो एक्सचेंज रेट है वो ऊपर जाता है नीचे जाता है बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, सर ये $1.85 होगा कि $1.90 होगा, कौन डिसाइड करेगा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। The value of currency is allowed to fluctuate freely according to the changes in the demand and supply of foreign exchange. सर फर्क नहीं पड़ता डॉलर कितना महंगा हो जाए या सस्ता हो जाए, फ्रीली उसको चलने दिया जाता है। देयर इज नो ऑफिशियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार टांग नहीं अड़ाएगी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज, बेटा क्या बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन फ्री एक्सचेंज रेट। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने पढ़ाया नहीं था, ऐसा था वैसा था। ठीक है, चलो आगे। द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, सर ये जो डिमांड एंड सप्लाई है कौन करता है सर, बैंक्स खरीदती है, कंपनीज खरीदती है, बाकी सारे सर म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, सर बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई जो कि क्या करती है सर, डॉलर्स वगैरह को परचेज करती है टू बाय एंड सेल करेंसीज फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शंस इन द फॉरेन एक्सचेंज। तो सर फॉर्म्स हो गई, बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये लोग क्या करते हैं सर, डॉलर्स की डिमांड करती है, डॉलर्स को बेचती है, जिसके वजह से सर प्राइसेस क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है बच्चों, यस, ये तो क्या था आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सर नाम याद रखना है, इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, फ्री एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है। ठीक है, बाकी और इसके अंदर कुछ खास नहीं था जितना फिक्स्ड के अंदर था। फिर बात करते हैं सर, एक और सिस्टम आता है आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। अगेन इंपॉर्टेंट, मैनेज्ड फ्लोटिंग। सर मैनेज का मतलब जानते हो ना कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई ना कोई क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो बेटा कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट में कौन कंट्रोल कर रहा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो थोड़ा इसको कंट्रोल करा जाता है, थोड़ा इसको फ्री में फ्रीली ऊपर नीचे करने दिया जाता है। तो इसको एक तरीके से ना हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं कि सर इसके अंदर फिक्स्ड के जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल भी करती है, गवर्नमेंट में आरबीआई कंट्रोल करती है, और थोड़ा अकॉर्डिंग टू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इसमें मूवमेंट भी आने दी जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आरबीआई ने बोला कि भाई देख $1 इज इक्वल टू रुपीज कितना चल रहा है, मान ले 80 चल, मान ले कितना चल रहा है, 80 चल रहा है। हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, इंटरवीन नहीं करेंगे। कौन बोल रहा है, ये आरबीआई बोल रहा है। आरबीआई बोल रहा है मैं डॉलर या रुपीज में जब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक ये किसके बीच में चलता रहे, 80 से 85 के बीच में चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। 80 से 85 के बीच में इसको फ्रीली ऊपर नीचे होने दो। अगर ये 85 क्रॉस कर देता है, अगर ये 85 क्रॉस कर देता है तो एकदम से जंप कौन मारेगा, आरबीआई। अब आरबीआई क्या लेगा, डिसीजन लेगा, क्योंकि जो इनका लेवल था उससे आगे निकल चुका। लेकिन अगर ये 80 से 79 हो गया तो आरबीआई जंप मारेगा क्या, सर हमारी करेंसी तो क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, जंप मारेगा, लेकिन वो क्या करेगा, उस टाइम पे डॉलर खरीद लेगा। उस टाइम पे डॉलर क्या कर लेगा, वो खरीद लेगा। और जैसे ही 85 से क्रॉस करेगा उस टाइम पे डॉलर क्या खरीद देगा, बेच देगा। क्योंकि सर डॉलर बढ़ क्यों रहा होगा, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। तो वो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर बेच देगा। जैसे ही डिमांड
स्टेबलाइज हो जाएगी तो प्राइसेस भी क्या आ जाएंगे सर, एक रेंज में आ जाएंगे। तो इन्होंने एक रेंज डिसाइड करी कि डॉलर 80 से 85 तक चलेगा, हम हाथ नहीं लगाएंगे। 80 से 85 के बीच में कैसी मूवमेंट चलेगी, फ्लेक्सिबल मूवमेंट चलेगी। लेकिन जैसे ही 85 को क्रॉस कर गया या 80 से कम आ गया, फिर आरबीआई क्या करेगा सर, इंटरवीन करेगा। क्या लिखा हुआ है, it refers to a system in which the foreign exchange rate is determined by the forces of demand and supply, and and central bank influences the exchange rate. सेंट्रल बैंक कौन हो गया, आरबीआई। आरबीआई इन्फ्लुएंस करेगा एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या सर, रोक टोक करना, टांग अड़ाना इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सर इट इज अ हाइब्रिड, सर मिक्सचर है, मिक्सचर हल्दीराम का आता है नवरत्न मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर है दोनों का कॉम्बिनेशन, फिक्स्ड का और किसका, उसका मैनेज्ड और उसका कौन सा था, फ्लेक्सिबल का। Of fixed exchange rate system and flexible exchange rate system. Like flexible exchange rate system, exchange is primarily determined by the forces of demand and supply. Like fixed exchange rate system, exchange is managed by the RBI. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, मैनेज फ्लोटिंग रेट इंपॉर्टेंट आता है, और कौन सा सिस्टम इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल वाला आसान है, वो ज्यादा नहीं पूछा जाता। देखो क्या लिखा हुआ, in this system central bank intervenes in the foreign exchange market to restrict the fluctuation in exchange rate within, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, certain limit। तो अगर लिमिट 80 से 85 के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द एम इज टू कीप द एक्सचेंज रेट क्लोज टू, किसके पास रखना है, डिजायर्ड टारगेट वैल्यूज। तो इन्होंने एक वैल्यू डिसाइड कर रखी है कि इस वैल्यू तक अगर फ्लोट करेगा कोई दिक्कत, वैल्यू से ऊपर गया, कम आया, टांग अड़ाओ। कौन, आरबीआई। फॉर दिस सेंट्रल बैंक मेंटेन, सर जब टांग अड़ाएगा तो उसके पास क्या होने चाहिए, रिजर्व्स। टांग अड़ाने के लिए क्या होने चाहिए, पैसे। अगर डॉलर बेचना है तो खरीद के फटाफट से क्या करना पड़ेगा सर, बेचना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर खरीदना है तो रुपीज होना चाहिए, डॉलर्स खरीदने के लिए। डॉलर्स खरीदोगे तो तुम्हें रुपया देना पड़ेगा ना, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, रुपीज होना चाहिए। तो रिजर्व्स होना चाहिए बच्चों, सीधी सी बात है। इट इज ऑल्सो नोन एज, ओहो, एक और क्वेश्चन निकल के आया, इसको क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग। जब कोई बीच में टांग अड़ाता है, तुम बाहर जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, मम्मी बोलती है हाँ भाई कहाँ चला, ऐसे सच सवर के, क्या बोलते हैं मम्मी, क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है, हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं ना घूमने। ऐसी आरबीआई क्या कर रहा है, सो टांग अड़ा रहा है। डर्टी फ्लोटिंग इज अ सिस्टम इन विच वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू चेंज इन रिलेशन टू दर्स। पेप्सी को बड़ी खुशी, पेप्सी कभी टोका है क्या मम्मी ने, बट इज कंट्रोल और मैनिपुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक टू कीप इट विद इन अ पर्टिकुलर रेंज। तो फ्लक्चुएट करने दिया जाता है, लेकिन फिर कंट्रोल करता है आरबीआई एक रेंज में रखने के लिए। इट कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद द क्लीन फ्लोट। सर डर्टी फ्लोट का कंपैरिजन किसके साथ होएगा, क्लीन फ्लोट के साथ होएगा, वेयर द सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरवीन। मतलब अगर आरबीआई ने टांग अड़ाया तो डर्टी डर्टी, अगर नहीं अड़ाया तो क्लीन क्लीन, ठीक है, साफ सुथरी बात है। हाँ भाई आशीष, समझ में आया बेटा, नींद पूरी होगी, बोल। अच्छा, और बेटा सर वैसे एक बात बताएं सर, इकोनॉमिक जागरण से ज्यादा कम नहीं लगती सर, ऐसा लगता है आप बोलो सच्चे दरबार की जय बुलवा देते आप। नहीं, सारे आराम से बैठ के ऐसे हाथ फोल्ड करके बोलो सर, बोलो आराम से, क्या दिक्कत है, हमें हम सुन रहे हैं, दोनों कान हमारे आपके लिए लगे हुए हैं सर। नहीं, चलो, सुन भी लें, समझना भी अच्छे से। हाँ, किससे खरीदता बेचा, ओपन मार्केट, किसी बैंक से खरीदा, यहाँ वर्ल्ड बैंक से, बाहर के अमेरिकन बैंक से, ठीक है। चलो सर, ये डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन भी अभी आपको समझा देंगे, पहले आगे चलते हैं, चलो समझाइए देते हैं, खत्म करते हैं। सर देखो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन का क्या मतलब है, इसको सर आपको सिखा देते हैं। सबसे पहले देखो, डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन, ध्यान से समझना। डिवैल्यूएशन का भी मतलब क्या होता है, वैल्यू का कम हो जाना, और डिप्रिसिएशन का भी मतलब क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना। Devaluation refers to reduction in prices of the domestic currency in terms of all foreign currencies under fixed exchange rate regime। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में अगर आपका डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस कम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in terms of foreign currency under flexible exchange rate system। तो अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर तुम्हारी डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस कब हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन, सिंपल सी बात है। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस कम हो जाता है, तो उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। इट टेक्स प्लेस, अरे अगर फिक्स्ड है तो कौन आएगा बीच में, फिक्स्ड है तो कौन आएगा, गवर्नमेंट आएगा। और फ्लेक्सिबल है तो कौन आएगा, सर प्राइस क्यों कम हो रहा होगा, ड्यू टू फोर्सेज ऑफ
डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल। तो आपको जो याद रखना है ना, वो क्या याद रखना है, डीवैल्यूएशन के साथ कौन आएगा, फिक्स्ड, और सर डिप्रिसिएशन के साथ कौन आएगा, फ्लेक्सिबल। और फिक्स्ड आया तो ये कौन कर रहा होगा, गवर्नमेंट कर रहा होगा, फ्लेक्सिबल है तो कौन होगा, डिमांड और सप्लाई होगा। इट टेक्स प्लेस अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, अरे वो तो गया, इट टेक्स प्लेस अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन क्लियर होना चाहिए बच्चों। रीवैल्यूएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, रीवैल्यूएशन करेंसी का प्राइस बढ़ा देना। देखो डीवैल्यूएशन का अपोजिट क्या होता है, रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन भी कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, और डीवैल्यूएशन भी कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। तो रीवैल्यूएशन मतलब प्राइस बढ़ा देना, डीवैल्यूएशन प्राइस कम कर देना, किसका, डोमेस्टिक करेंसी का। फॉरेन कंट्री हमारे, फॉरेन करेंसी हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे कंट्रोल में कौन सी करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, चलो ये वाला डिफरेंस आप खुद पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल सारी चीज समझाई आप लोगों को। अब बात करते हैं सर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मतलब आप डॉलर्स की डिमांड कब करते हो। चलो थोड़ा सा आपको शांति देते हैं बच्चों। बच्चों डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ओहे सर हम डॉलर्स की डिमांड कब करेंगे, सर जब हम बाहर से कुछ खरीदेंगे। जब हम बाहर से कुछ खरीदेंगे, मान लो आपने बाहर से कुछ खरीदा, आपने बाहर से एक मिसाइल मंगवाई दोस्तों अपने लिए, पर्सनल यूज के लिए, स्कूल वालों पे गिराने के लिए आपने क्या मंगवाई दोस्तों, मिसाइल मंगवाई। अब वो मिसाइल तुमने मंगवाई रशिया से। अब वो मिसाइल थी पूरी $1000 की, कितने की डॉलर्स की थी, 1000। तो तुमने पुतिन को बोला, पुतिन भाई स्कूल में मैडम ने बड़ा परेशान कर रखा है, एक मिसाइल भेज दो। तो उसने मिसाइल भेज दी। अब वो भैया करेंसी किस में ले, अब पुतिन तो रशिया का है सर, वो तुमने डॉलर्स लेगा, लेकिन एग्जाम्पल मान के चलो पुतिन कहाँ का, यूएस का। तो भैया वो करेंसी किस में लेगा, डॉलर्स में लेगा। तो आपको क्या करना है सर, डिमांड करोगे आप डॉलर्स, क्यों, बिकॉज आपने बाहर से कुछ इंपोर्ट करा है, तो वो पेमेंट किस में लेगा, अपने खुद की करेंसी में लेगा। दूसरा टूरिज्म, सर बाहर घूमने के लिए जा रहे हो आप, यूएस घूमने के लिए गए, तो वहां पे गांधी जी चलाओगे कि डॉलर चलाओगे, डॉलर चलाएंगे। तो सर हम डिमांड किसकी करेंगे, डॉलर्स। तो हम पहले घर से बैग भर के क्या लेकर जाएंगे, पैसे, किसके पास, बैंक के पास। बैंक को बोलेंगे भैया रुपीस पकड़ और क्या दे दे, डॉलर्स दे दे। वो पूछेगा क्यों, हम बोलेंगे घूमी घूमी। हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, यूएस जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है भाई, रीजन पूछते हैं वो आपसे, रीजन पूछते हैं भाई क्यों करवा रहे कन्वर्ट, क्योंकि सर हम घूमने के लिए जा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट सर आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंड अब्रॉड, इसका मतलब क्या है सर, फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग यूनिलेटरल ट्रांसफर लाइक सेंडिंग गिफ्ट्स टू अदर कंट्रीज। हैं जी, आपका कोई अपना रहता है किसके अंदर, यूएसए के अंदर। अब आपको उसको गिफ्ट में क्या भेजने हैं, पैसे भेजने हैं। तो दोस्तों अगर तुम्हें दुश्मनी निकालनी है तो कौन सा क्या भेज देना, रुपीस भेज देना। और अगर अपनापन है तो क्या भेज देना, डॉलर भेज देना। क्योंकि रुपीस को तो वो फिर क्या करेगा ना, पहले उसको कन्वर्ट करवाएगा, उसके बाद उसको यूज कर पाएगा। और सर अगर आपने सीधा डॉलर्स भेज दिए तो डायरेक्टली क्या कर पाएगा सर, वहां पे स्पेंडिंग कर पाएगा। और आपको पता है कन्वर्जन के अंदर आपको कमीशन भी देना पड़ता है। अगर आप रुपीस लेकर जाते हो, मान लो अगर आप 80 लाख रुपीस लेकर गए, तो क्या आपको 80 लाख के बराबर डॉलर्स बन जाते हैं, नो सर, कमीशन कटता है सर, 1%, 2%, 1.5% के हिसाब से क्या करता है सर, आपका कमीशन कटता है। ठीक है। परचेज ऑफ एसेट्स इन द फॉरेन कंट्रीज, भाई एक बात बताओ ना, यूएस में घर खरीदना है तो जिस भी बंदे का घर खरीदोगे तो वो करेंसी किस में लेगा, डॉलर्स में। तो आप डॉलर्स की क्या करोगे, डिमांड करोगे। या फिर आप कोई शेयर्स खरीदते हो किसी कंपनी के, कुछ खरीदते हो, बॉन्ड्स खरीदते हो, तो ऑब्वियसली उस कंट्री की जो करेंसी है उसमें ही तो खरीदना पड़ेगा। तो इट इज डिमांडेड टू मेक पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एसेट्स लाइक लैंड, शेयर्स, बॉन्ड्स इन द फॉरेन कंट्रीज, स्पेक्यूलेशन। Demand for the foreign exchange arises when the people want to make gains from the appreciation of currency. सर स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, सस्ते में खरीदना महंगे में बेच देना। ठीक है। तो मैं डॉलर की डिमांड कब करता हूं, जब डॉलर क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, तो मैं डॉलर को खरीदता हूं। और जब डॉलर महंगा हो जाएगा तो मैं डॉलर को क्या कर दूंगा बच्चों, सेल कर दूंगा। दिस इज नोन एज स्पेक्यूलेशन गेन्स। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, स्पेक्यूलेशन गेन्स बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, पढ़ के देख लो फटाफट से डिमांड। अच्छा एक और पॉइंट है, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। बच्चों आपने मान लो वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन ले रखा है, तो आप जब इनको पैसे जब चुकाओगे तो किसमें चुकाने पड़ेंगे, डॉलर्स में चुकाना पड़ेगा। तो लोन्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज आर रेज्ड इन द फॉरेन करेंसी, सो फॉरेन करेंसी इज नीडेड टू रिपे द लोन। जब तुम लेकर आए थे, तुम फॉरेन करेंसी लेकर आए थे, अब जब तुम वापस भी करोगे तो भी कौन सी करेंसी में वापस करोगे, फॉरेन करेंसी के अंदर वापस करना पड़ेगा। ठीक है, डन। तो सिंपल से पॉइंट है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट, रीजंस फॉर राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। सर ये फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है सर, व्हेन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉल्स। फॉरेन करेंसी क्या होगी, सस्ती होगी, डॉलर क्या हो गया, सस्ता होगा।
इंपोर्ट फ्रॉम दैट करेंसी बिकम चीपर। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से क्या करते हैं सर, सामान खरीदने लग जाते हैं, क्योंकि डॉलर क्या हो गया दोस्तों, सस्ता हो गया, और हमारा इंडियन रुपी क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। सो इंपोर्ट्स इंक्रीज एंड हेंस द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस। इंपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया, तो फॉरेन करेंसी क्या हो गया दोस्तों, राइज हो गया। बाहर से ज्यादा शॉपिंग करोगे तो डॉलर जाएगा। When a foreign currency becomes cheaper in terms of domestic currency, it promotes tourism in that country. मान लो डॉलर अगर सस्ता हो गया इंडियन रुपीस, तो तुम उस टाइम पे क्या करोगे, घूमने के लिए निकल जाओगे यूएस में टहलते टहलते। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस, तो फॉरेन करेंसी राइज होगी क्योंकि टूरिज्म ज्यादा जा रहा है। When price of the foreign currency falls, its demand rises as more people want to make gains from the speculative activities. When price of the foreign currency falls, its demand rises as more people want to make gains from speculative activities. ठीक है, कौन स्पेकुलेशन, क्यों, तू भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। हम लोग डॉलर खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं ऑनलाइन। जैसे शेयर्स है ना, शेयर्स वैसे डॉलर्स होते हैं, करेंसी बिकती है, जितनी करेंसी खरीदने तू खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं, और जब महंगे होते बेचते हैं। और यही तो कर रहे हैं। और अगर कुछ और कर दे तूने, फिर घर से निकाल देंगे, तो महंगे में खरीद के सस्ते में बेचेगा तो। ठीक है, तो जब फॉरेन करेंसी की ये फॉल करती है ना, फॉरेन करेंसी फॉल करती है, जब भी तो पीपल क्या करते हैं सर, डिमांड करते हैं। जब भी तो खरीदोगे जब फॉरेन करेंसी क्या मिलेगी, सस्ते में मिलेगी। और जब फॉरेन करेंसी एक्सपेंसिव होगी तो उस टाइम पे क्या करोगे बच्चों, सेल कर दोगे। एज सिंपल एज दैट। ये कौन सा कर्व है बच्चों, डिमांड। कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन डॉलर्स और रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अगर ज्यादा होगा बच्चों, रेट अगर ज्यादा होगा, मान लो $1 इज इक्वल टू ₹80, तो तुम फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा डिमांड करोगे, कम करोगे, कम करोगे। और सर अगर रेट कम हो गया, मान लो $1 इज इक्वल टू ₹70, $1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ₹70, तो डिमांड क्या करोगे, ज्यादा करोगे। तो अगर रेट ज्यादा है तो डिमांड कम कर रहे हैं, रेट कम है तो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो सर क्या हो गया सर, दिस इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या दिखाता है, ये क्या दिखा रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब सर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। रेट ज्यादा तो डिमांड कम, रेट कम तो डिमांड ज्यादा। ऐसे ही तो होता है, किसी भी चीज को ले लो, अगर कोई चीज महंगी हो जाती है तुम ज्यादा खरीदते हो कम खरीदते हो, कम खरीदते हो। तो अगर डॉलर ज्यादा महंगा हो गया तो हम डॉलर कम खरीदेंगे, डॉलर सस्ता हो गया तो हम डॉलर ज्यादा खरीद लेंगे बच्चों। यस, परेशानी, दिक्कत, नो सर। हाँ, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब बात करते हैं सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। किसकी बात कर रहे हैं, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई का मतलब क्या होता है सर, डॉलर को हमें क्या करना है सर, सेल करना है। डॉलर को क्या कर रहे हैं दोस्तों, सेल कर रहे हैं। डिमांड की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं सर, सेल कर रहे हैं। देखो ध्यान से, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर आपने यहाँ पर सप्लाई ऑफ फॉरेन, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऐसा सोच लो कि सर डॉलर क्या आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, इनफ्लो ऑफ डॉलर क्या आ रहा है, इंडिया में डॉलर्स आ रहा है। और डिमांड में क्या था, डिमांड में क्या था, डॉलर जा रहा था। जब मुझे बाहर वाले किसी बंदे को पेमेंट करनी थी तो मैं डॉलर लेता था और उसको दे देता था, तो डॉलर का आउटफ्लो हो रहा था। और सप्लाई का मतलब क्या है, डॉलर इंडिया में आ रहा है। तो जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा, मैंने इंडिया से यूएस में सामान बेचा, तो यूएस वाला बंदा मेरे को पेमेंट, मैं उसको बोलूंगा भाई रुपीज मत दे, क्या दे दे मेरे को, डॉलर दे दे। या वो मेरे को डॉलर देगा, मैं उसको किस में कन्वर्ट करवा दूंगा, रुपीज में, क्योंकि हमारी सरकार बोलती है कि इंडियन इकोनॉमी में क्या आना चाहिए, डॉलर आना चाहिए। भाई डॉलर लेकर आ तो बढ़िया। तुम सोचो अगर मेरे को मान लो हार्वर्ड बुलाया गया, सर आप हमें अकाउंट्स पढ़ा दो, मैं कहाँ पहुंच गया दोस्तों, हार्वर्ड पहुंच गया अकाउंट्स पढ़ाने के लिए। उन्होंने मेरे को चेक दिया दोस्तों $1 लाख का। कितने लाख, मैंने कहा छोड़ो यार, बच्चे अपने ज्ञान दे दिया, क्या देखे, उसके पैसे थोड़ी ना लेंगे। बेटा जैसे ही मैं इंडिया में घुसा, कौन आ जाएगा मेरे को पकड़ने के लिए, मोदी आ जाएगा। बोले भाई तू $1 लाख छोड़ आया, डॉलर क्यों नहीं लाया। अगर मैं इंडिया में डॉलर लाता हूं तो मैं मोदी का क्या हूँ, फेवरेट। और अगर नहीं लाया तो मैं मोदी जी का फेवरेट हो गया, नो सर, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में क्या चाहिए, डॉलर। यस, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट विच फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन द होम कंट्री। अब देखो ना बाहर का, मिस्टर जॉन जो कि यूएस का है, वो इंडियन रिलायंस कंपनी में क्या लगा रहा है, पैसे लगा रहा है। ठीक है, तो इंडिया में क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। रेमिटेंसेस, यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। मेरी बुआ यूएस में रहती है एग्जांपल, अब वो इंडिया में क्या भेज रही है, रुपीज। मैंने बोला बुआ रुपीज मत भेजो, क्या भेजो, डॉलर भेजो। स्पेक्यूलेशन,
सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम दोज हु वांट टू स्पेकुलेट। अरे भाई, अगर वो लोग क्या करना चाहते हैं, इंडियन रुपी अगर सस्ता हो गया, अगर मेरी करेंसी की क्या हो गई, डिप्रिसिएशन हो गई, है ना, क्या हो गई, डिप्रिसिएशन हो गई, मेरी करेंसी अगर नीचे चली गई, तो यूएस वाला बंदा क्या करेगा, रुपया को खरीदेगा, और रुपीस को किसमें खरीदेगा, डॉलर्स। तो अगर उसने रुपीस खरीदा तो वो क्या देकर गया होगा हमें, डॉलर्स देकर गया होगा। तो क्या आएगा, डॉलर आएगा। तो स्पेकुलेशन में अगर रुपया क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो इंडिया में डॉलर्स क्या होएगा, आ जाएगा। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओ भाई, मैंने बाहर के बैंकों से क्या ले लिया, लोन ले लिया, मैंने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी बैंक से क्या ले लिया सर, लोन ले लिया। तो मेरे को किसमें आएगा लोन, बोरिंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट टू सप्लाई ऑफ डॉलर्स इंडिया में आएगा ना, क्योंकि मैं लोन किसमें लाया, डॉलर्स में, इंटरेस्ट भी किसमें पे करूंगा, डॉलर्स में। ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो रिजल्ट्स इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर बाहर वाले कंट्री ने मेरे को ग्रांट्स दी, क्या दी, डोनेशंस दी, मतलब हेल्प करी मेरी, पैसे वैसे दिए मेरे को, तो ये भी किसमें जाएगा सर, डॉलर्स इंडिया में आ रहे। तो दिस इज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, इस वजह से डॉलर इंडिया में आता है। चलो आज की क्लास यहीं पे बच्चों स्टॉप करते हैं आप लोगों की।